बारिश अब थम चुकी थी। रात की नमी में चांद बादलों से झांक रहा था। चंपी चिड़िया की टोली एक निर्णय ले चुकी थी। अब देर नहीं की जा सकती, पर सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक सुराग चाहिए था। और जंगल में यदि किसी के पास गहराई से देखने की दृष्टि थी तो वो थे मोर महाराज। मोर महाराज जंगल के न्यायप्रिय शासक अब भी अपने पुराने पीपल वृक्ष पर ध्यान में लीन थे। वही पीपल जिसके नीचे कई पीढ़ियों से पक्षियों के विवाद सुलझते आए थे। चंपी, मीठी मैना, धुनकी कौवी और कालू कौवा मोर महल पहुंचते। चंपी आदर पूर्वक झुककर कहती, महाराज, हमें आपसे मार्गदर्शन चाहिए। बिक्कू और निक्की के बच्चों को कोई उठा ले गया है और सारे संकेत जग्गा कालिया की ओर इशारा कर रहे हैं। मीठी मैना भी गंभीर स्वर में कहती है, हमने नीड़ के पास कुछ संदिग्ध फल पाए हैं और आपकी आंखें, आपकी दृष्टि, आप उस समय यही थे ना? मोर महाराज कुछ क्षण शांत रही। उनकी पलकों के पीछे स्मृति में कुछ चित्र दौड़ने लगे। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और फिर धीरे स्वर में कहा, हाँ, मैंने देखा था एक काली परछाई पेड़ों की ऊंचाई से नीचाई की ओर जाते हो, पर वो बहुत तेज थी। मैंने केवल उड़ान देखी, चेहरा नहीं, और तब तक मैं ध्यान की गहराई में था। धुनकी कौवी ने पूछा, पर महाराज, अगर आप जानते थे कि कोई बाहर से आया है तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? मोर महाराज ने आत्मग्लानि में कहा, यही मेरी भूल थी। मैं समय को पकड़ नहीं सका। मैंने सोचा शायद कोई भ्रम हो, शायद कोई पक्षी भोजन की खोज में आया हो। मैं छुप रहा और आज ये आंसू बच्चे। मोर महाराज की आंखों में आंसू थे। एक राजा जिसने जंगल को हमेशा सुरक्षित रखने का प्रण लिया था, आज खुद को दोषी मान रहा था। कालू कौवा ने सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, ये समय पछतावे का नहीं, कार्य का है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपने उड़ान की दिशा देखी थी? हाँ, वो दक्षिण की ओर उड़ रहा था, पहाड़ी गुफाओं की तरफ। वही जगह जहाँ जग्गा पहले भी छुपा करता था। चंपी ने उत्साहित होकर कहा, तो ये हमारा पहला सुराग है, हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तभी एक कोमल परछाई पीछे से आती है। खरगोश बहन तेजी से कूदती हुई आती है। मैं पहाड़ियों की ओर गई थी, वहां एक गुफा में ताजा बेर के बीच और कुछ सफेद पंख मिले हैं, पक्षी के बच्चों के पंख। मीठी मैना ने कहा, तो बच्चे जीवित है और यही कहीं है। चंपी पंख फैलाकर आवाज ऊंची करके कहती है, अब वक्त आ गया है उस गुफा को घेरने का, लेकिन इस बार हम बिना योजना के नहीं जाएंगे। धुनकी कौवी कहती है, मैं उस गुफा की बनावट का नक्शा बना सकती हूँ, हम रात के अंधेरे में छिपकर वहां पहुंचेंगे। मोर महाराज ने कहा, और मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर मेरी गलती से ये हुआ है तो इसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। रात के अंधकार में एक नई ऊर्जा चमकने लगी थी। मोर महाराज का आत्मग्लानि अब कर्तव्य में बदल चुका था। चंपी का नेतृत्व और खरगोश बहन का साहस मिलकर अब उस ओर बढ़ने वाले थे जहां अंधेरा था, जहां जग्गा कालिया अपनी अगली चाल सोच रहा था। अब ये सिर्फ खोज नहीं, युद्ध की शुरुआत थी। अगली सुबह सूरज की किरणें जब पहाड़ियों के पीछे से निकली, तब जंगल में एक अद्भुत हलचल शुरू हो चुकी थी। हवा में अब घबराहट नहीं, बल्कि उद्देश्य की स्पष्ट गंध थी। चंपी चिड़िया, मोर महाराज, मीठी मैना और अन्य प्रमुख पक्षी पहले ही दिशा तय कर चुके थे। अब जरूरत थी रणनीति की। योजना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान चुना गया। अंजीर का पेड़, जहां चीकू वानर और लोमड़ी जी की समझ और चतुराई से जंगल की कई मुसीबतें पहले भी सुलझ चुकी थी। चीकू वानर, लोमड़ी जी, चंपी, मीठी मैना, कालू कौवा और खरगोश बहन गोल घेरे में बैठे हुए हैं। चीकू वानर जमीन पर लकड़ी से नक्शा बनाते हुए कहता है, ये देखो, ये रहा पहाड़ी क्षेत्र। ये गुफा जो खरगोश बहन ने देखी है वो यहाँ है।
अब सवाल ये है कि हम गुफा तक कैसे पहुंचे बिना जग्गा को सचेत किए। लोमड़ी जी कहती है, जग्गा कालिया चालाक है, वो आस पास निगरानी जरूर रखेगा। हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि हम अभी तक अंधेरे में हैं। मीठी मैना ने कहा, तो क्या हम नकली दिशा में आवाजाही दिखाएं? बिल्कुल, हम 3 अलग अलग टीमें बनाएंगे। एक टीम दक्षिण की ओर खुले में उड़ान भरेगी ताकि उसकी नजर वहां जाए। दूसरी टीम गुफा के पीछे की पहाड़ियों से चुपचाप प्रवेश की योजना बनाएगी। चीकू वानर जोश से कहता है, और तीसरी टीम अंदर जाते ही बच्चों को खोजने और बचाने की जिम्मेदारी लेगी। उसी समय धुनकी कौवी और जग्गू कबूतर वहां पहुंचते हैं। धुनकी के पास एक पत्ते पर उकेरा गया नक्शा था जो गुफा की बनावट पर आधारित था। गुफा के अंदर 2 रास्ते हैं, एक सीधा जाता है मुख्य कक्ष की ओर, वहीं बच्चों के होने की संभावना है। दूसरा रास्ता पीछे के जल स्रोत तक जाता है, वहां से हम चुपचाप प्रवेश कर सकते हैं। जग्गू कबूतर भी कहता है, और उस जल स्रोत का रास्ता पेड़ों के बीच छिपा हुआ है। हम उड़ान की बजाय पैदल चलेंगे ताकि आहट न हो। उसी समय दूर से खरगोश बहन हाफती हुई आती है। मैं आज सुबह फिर गुफा के पास गई थी और मैंने कुछ सुना, बच्चों की आवाज। चंपी ने उत्साहित होकर पूछा, क्या कहा? वो जीवित है? हाँ, बहुत धीमी आवाज थी। अभी हम डर गए हैं। फिर एक कान तेज में छोटे क्या थी? सारे चेहरे एकदम गंभीर हो गए, पर इस बार डर नहीं। अब उनकी आंखों में गुस्सा, साहस और जिम्मेदारी थी। चीकू वानर नक्शे के पास खड़ा होकर अंतिम घोषणा करता है, तो सुनो, टीम है मीठी मैना, कालू कौवा और खरगोश बहन दक्षिण की दिशा में उड़ान भरे और जग्गा को भ्रमित करेंगे। टीम बी, मैं लोमड़ी जी और धुनकी कौवी जल स्रोत की ओर से चुपचाप अंदर जाएंगे। टीम सी, चंपी चिड़िया, जग्गू कबूतर और मोर महाराज सीधे मुख्य प्रवेश से हमला करेंगे जब संकेत मिलेगा। लोमड़ी जी ध्यान दिलाते हुए कहती है, और याद रहे, उद्देश्य है बच्चों को सुरक्षित निकालना, ना कि केवल लड़ाई करना। जग्गा को पकड़ना तभी संभव है जब वो चौंक जाए। चंपी अपनी नजरों में आग लिए कहती है, मेरे बच्चों को डराया गया है, अब जग्गा को डर महसूस होगा, पर न्याय से। तीनों टीमें योजना के अनुसार अपनी दिशा में रवाना हुई। जंगल अब केवल एक वन नहीं था, वो एक संगठित शक्ति बन चुका था। जैसे ही टीमें रवाना हुई, हवाओं ने गति पकड़ी और पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे एक दूसरे को संकेत देने लगी। जग्गा कालिया, जिसे लगता था जंगल उसे भूल चुका है, अब खुद जंगल उसकी भूल का सबक बनने वाला था। जंगल की 3 टोलियां अपने अपने मार्ग पर निकल चुकी थी। दक्षिण की ओर झूठा भ्रम फैलाया जा रहा था, जबकि दूसरी ओर एक गुफा के जल स्रोत से प्रवेश की तैयारी हो रही थी। लेकिन एक अंतिम दृष्टि, एक प्राचीन चेतावनी अभी बाकी थी। चंपी, चीकू और लोमड़ी जी की टोली गुफा की ओर निकलने से पहले महासमझ उल्लू से मिलने पहुंची। वो वट वृक्ष के नीचे अपनी आधी बंद आंखों के साथ ध्यान की गहराई में उतर चुके थे। उनकी सांसों की गति बंद थी, लेकिन उनके मन में उठी तरंगे हवा को भी थमा सकती थी। धीरे धीरे चंपी उनके पास जाती है और शांति से बैठती है। महासमझ जी, हम आगे बढ़ने से पहले आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आपसे अधिक दूरदृष्टि किसी की नहीं। क्या आप कुछ देख पा रहे हैं? महासमझ उल्लू धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। रात्रि के तट पर जब मैं ध्यान में डूबा तो मैंने देखा एक स्वप्नन्ने पंख, भयभीत नजरें और एक काली परछाई। चुना तो पूरी तरह कौवा थी, ना ही केवल शत्रु। मीठी मैना हैरानी से पूछती है, ना तो पूरी तरह कौवा, आपका मतलब? जग्गा कालिया अब केवल प्रतिशोध नहीं चाहता, उसका उद्देश्य बच्चों को अपने जैसा बनाना है। वो उन्हें ये सिखा रहा है कि जंगल ने उन्हें छोड़ दिया, कि सच्चाई केवल ताकत में है। वो बच्चों को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वे माँ बाप को भूल जाएं। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। चंपी की चोंच थोड़ी कांपी। एक पक्षी का बच्चा अगर अपनी पहचान ही भूल जाए तो वो किसके साथ जाएगा? चंपी गुस्से और डर के मिश्रण से कहती है,
वो बच्चों को भटका रहा है, उन्हें हमारे खिलाफ कर रहा है। हाँ, और इसलिए इस युद्ध में केवल पंखों की ताकत नहीं, दिल की गर्मी की भी जरूरत है। यदि तुम बच्चों के सामने गुस्से से पहुंचोगी, वो डर जाएंगे। अगर प्यार से पहुंचोगी, वो तुम्हें पहचानेंगे। चीकू वानर कहता है, तो हमें पहले बच्चों का दिल जीतना होगा, तभी हम जग्गा को हरा पाएंगे। लोमड़ी जी कहती है, मतलब हमारी रणनीति को बदलना होगा। पहले बच्चों को समझाना, फिर जग्गा से सामना। तुम तीनों में से कोई एक बच्चों से पहले मिलेगा। उस क्षण को खोना मत। जो बच्चा पहले तुम्हें देखे, उसे माँ बाप की याद दिलाना। वही तुम्हारे जीतने की कुंजी है। महासमुंद उल्लू ने जैसे ही आंखें पूरी तरह बंद की, हवा में फिर एक रहस्यमयी शांति फैल गई। उनकी भविष्यवाणी केवल चेतावनी नहीं थी, वो एक गहरी दृष्टि थी इस लड़ाई के असली स्वरूप की। पर अब केवल शरीर की लड़ाई नहीं थी, ये आत्मा की रक्षा की लड़ाई थी। चंपी धीरे से बोलती है, अब हम पहले बच्चों तक पहुंचेंगे और उन्हें याद दिलाएंगे कि वे बिक्कू और निक्की के बच्चे हैं। जंगल के हमारे अब अंधेरा गहराता जा रहा था। समय अब बहुत कम बचा था। जग्गा कालिया की योजना पूरी होने ही वाली, लेकिन जंगल अब केवल मौन दर्शक नहीं था, वो हर साहस के साथ अपने बच्चों को वापस लाने को तैयार